Here's aliens. We are. Here's aliens. हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट हमने अभी डिस्कस किया था बेंडिंग इक्वेशन, है ना, और बेंडिंग स्ट्रेसिस के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बीम में स्टार्ट करने वाले हैं आपका। आज हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेसिस इन बीम। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है शेयर स्ट्रेसिस इन बीम। मैं इससे पहले एक छोटा सा चीज रह गई थी, वो कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसी में एक चीज रह गई है, बस उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसको थोड़ा देर साइड रखते हैं। क्या था लास्ट हमने हमने पढ़ा बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा हमने, m बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ठीक, हमने ये इक्वेशन पढ़ी। अब आपको मैंने जब स्टार्टिंग हमने की थी, मैंने आपको बताया था अगर किसी एक मेंबर के ऊपर लेट सपोज, अब आपको देखना है कि हम फाइंड कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है ये मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है। इन ए मेंबर फॉर 0 टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, 0 टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हमें निकालनी है मैक्सिमम, एक सेकेंड ना, हमें 0 टेंसाइल स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी निकालनी है। ये क्या चीज है? ये चीज है, मान लो कि आपके पास कोई एक मेंबर इस कंडीशन में रखा हुआ है। इस मेंबर का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो पास होता है आपका यहां से, सेंट्रोइड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो रहा है। मैं यहां पर कोई एक लोड लगाता हूं इससे एसेंट्रिक डिस्टेंस पर। एसेंट्रिसिटी में आपको डिस्कस कर चुका हूं। एक यहां से इसके सेंटर से ई डिस्टेंस पर एक लोड अप्लाई करता हूं। मान लेता हूं इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसका जो डायमीटर है सर्कुलर है, डायमीटर इसका डी है। मैंने ये मान लिया और मैंने एक लोड पी अप्लाई किया है। इस लोड की वजह से क्या होगा, आप इसको एनालिसिस करोगे, थोड़ा दिमाग में इसका फिगर बनाओगे, तो इस लोड की वजह से आप देखोगे कि ये लोड जिस तरफ लगा हुआ है इधर टेंसाइल इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा। वो कंप्रेसिव लोड है तो इधर कंप्रेशन होगा, इस साइड कंप्रेशन होगा मेंबर में। जब इधर कंप्रेशन होगा तो ये मेंबर झुकने की कोशिश करेगा इस साइड। जब इस साइड झुकेगा तो इस साइड टेंसाइल होगा। ये मेंबर का ये बढ़ने वाला होगा, इसकी हाइट, इसकी लेंथ बढ़ेगी फाइबर की, इनकी घटेगी। सिंपल सा इफेक्ट है। अब इस चीज को मैंने बताया था दो तरीके से स्टडी करते हैं। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। कौन कौन से दो पार्ट में तोड़ते थे कि पहले तो मैं इस लोड को कहां ट्रांसफर कर लेता हूं, मैं इस लोड को ट्रांसफर कर लेता हूं सेंटर पर। ये तो होगा प्योर कंप्रेसिव का केस, प्लस मैं इसमें लाऊंगा एक बेंडिंग का केस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं तो बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक लगेगी बेंडिंग, बेंडिंग का नेचर आएगा ऐसा, बेंडिंग का जो वैल्यू होगा कितना होगा, P कितनी दूरी पर लग रहा है, E डिस्टेंस पर, P इंटू ई का लगेगा इसमें बेंडिंग मोमेंट। इस लोड की वजह से ये भी घटेगा, ये भी, दोनों दोनों समान रूप से घटेंगे भाई। ये वाले फाइबर भी उतने ही घटेंगे, इनकी भी लेंथ उतनी ही घटेगी। लेकिन इस बेंडिंग की वजह से क्या होगी, इन वालों की लेंथ तो घटेगी लेकिन इस वालों की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस बेंडिंग की वजह से इधर की तरफ टेंशन, इधर की तरफ कंप्रेशन आ रहा है, और इस लोड की वजह से दोनों तरफ कंप्रेशन आ रहा है। ठीक, अब एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि जब देखो ये लोड की वजह से इन फाइबर की लेंथ घट रही है, कंप्रेशन हो रहा है, मोमेंट की वजह से इन फाइबर की लेंथ बढ़ रही है। एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जब क्या होगा, इस मोमेंट द्वारा लगने वाली टेंसाइल स्ट्रेस, जब इस मोमेंट द्वारा लगने वाली टेंसाइल स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। जीरो टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं ना। टेंसाइल स्ट्रेस किसकी वजह से लग रही है, केवल मोमेंट की। जब ये स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, वो कंडीशन, वो ई कितना होगा, वो ई कितना होगा जिस पर ये टेंसाइल स्ट्रेस जो लग रहा है फाइबर पर जीरो हो जाए, हमें वो कंडीशंस लिखनी है। तो हमारे पास इस तरह के दो केस आते हैं। नंबर 1 केस आता है आपका, इसको कर्ल भी बोलते हैं, तो याद करके चलिएगा। एक केस आता है आपका सिलेंड्रिकल के केस में, ये आपका लोड P लगा हुआ है, डिस्टेंस E लगी हुई है। ठीक है, इस केस में सिलेंड्रिकल है, मेंबर कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इस केस में आप देखोगे, मैं इसका ऊपर का एक एरिया बना रहा हूं, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में ये पूरा का पूरा, इसका डायमीटर D है, ये है D डायमीटर का क्रॉस सेक्शन। ऊपर से आप इसको देखोगे तो एक सेंटर का एरिया, कुछ एरिया ऐसा आएगा बीच वाला। E की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, E की वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ये
ये 2E बनेगा, है ना भाई। इधर भी E और इधर भी लग सकता है लोड, इधर भी लग सकता है, तो 2E की वैल्यू है समझ लो, है ना। तो ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया में जब मैं लोड लगाऊंगा तो उसकी वजह से आने वाली टेंसाइल स्ट्रेस नहीं रहने वाली है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं मैं, इसकी E की वैल्यू जो होने वाली है वो होगा आपका, या फिर D/8, कितना D/8, D/8। E कितना होगा, मैक्सिमम E क्या होगा, D/8, D/8, ठीक है, D/8। ठीक, मैम जो इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी इस केस में 0 होगी जब E इक्वल्स टू D/8 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब E इक्वल्स टू D/8 होगा। और इसके अंदर अगर मैं इससे अंदर कहीं भी लगाऊंगा तो कंप्रेशन ज्यादा होगा, टेंशन कम होगा, लेकिन इसके बाहर जाऊंगा तो टेंशन ज्यादा होगा, कंप्रेशन कम होगा। ठीक है, इससे बाहर टेंसाइल इफेक्ट मिलेगा, इसके अंदर कंप्रेसिव इफेक्ट मिलेगा, लोड का इफेक्ट मिलेगा खाली। ठीक है, E इक्वल्स टू D/8। अब इस D/8 को एक कंडीशन और भी हो सकती है कि मैं इस D/8 को ऐसे भी लिख सकता हूं। आप शायद इसको आपने पढ़ा हो या सुना हो, क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा आता है। फॉर सर्कुलर सेक्शन डिजाइन, सर्कुलर सेक्शंस आर डिजाइंड बाय 1/4 मिडिल रूल के हिसाब से। ठीक है, यहां पर लिख लो आप, जो आपके सर्कुलर सेक्शंस होते हैं दे आर डिजाइंड बाय 1/4 मिडिल रूल से डिजाइंड होते हैं। ठीक है, 1/4 मिडिल रूल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार पूछा जाता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि E इक्वल्स टू मैं 1/4 इंटू D/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, इस 1/4 की वजह से 1/4 की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो आपके ये सर्कुलर सेक्शन है दे आर डिजाइंड बाय 1/4 मिडिल रूल। वहीं अगर मैं बात करूं आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, वहीं मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, तो आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में जो लगने वाला E का वैल्यू होता है जो E का वैल्यू होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा। ये होता है, अगर मैं मान लेता हूं कि एक D है और ये B है, रेक्टेंगुलर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B/3, ये हो जाएगा आपका D/3। और मैं अगर इनका हाफ निकालूंगा तो ये हाफ हो जाएगी आपकी B/6, ये भी B/6। तो यहां पर जो E होता है वो आपका होता है कितना, B/6 और D/6, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि 1/3 इंटू B/2 और 1/3 इंटू D/2। तो यानी कि यहां कह सकता हूं कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो किस रूल पर डिजाइंड हो रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शंस जो होंगे डिजाइन ऑन 1/3 मिडिल रूल, 1/3 मिडिल रूल। ठीक है, तो याद रखना है इस एरिया के अंदर अगर कहीं भी मैं लोड लगाऊंगा, इस एरिया के यानी कि इसके इधर की तरफ लोड लगाऊंगा मैं, इस साइड पर जितना मैं इसके आसपास लोड लगाऊंगा मिडिल के, तो उतना ज्यादा कंप्रेसिव इफेक्ट आएगा, टेंसाइल का इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि मोमेंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी और मोमेंट की वजह से ही टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है। मोमेंट कम तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेशन भी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस सेंटर से दूर जाता जाऊंगा और E की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मोमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जनरेट होने वाली टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। एक वो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जब E इक्वल्स टू B/6 डिस्टेंस पर मैं पहुंच जाऊंगा सेंटर से जाते जाते, उस पॉइंट पर क्या होगा, जितनी मोमेंट की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है उतनी ही लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी जनरेट हो रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देती हैं, दोनों जीरो हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है इस साइड वाले फाइबर पर उस दौरान, तो इस चीज को याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे दो आपका पार्ट रह गया था, मैंने आपको बता दिया। हम कर रहे हैं शेयर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस इन बीम एक छोटा सा आपका टॉपिक है, और इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको याद रखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
तो उन्हीं डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन्हीं डायरेक्ट चीजों की बात करेंगे। ठीक है, ये कोई आपके पास बीम का सेक्शन है, कोई एक बीम आपके पास है, इस बीम पर मैं कोई लोड लगा देता हूं, मान लेते हैं मैंने यहां पर एक लोड लगा दिया, इस बीम के ऊपर पी लोड लगा दिया। इस पी लोड की वजह से आप देखोगे ये क्रॉस सेक्शन है इस बीम का, तो इस क्रॉस सेक्शन पर ये लोड क्या है, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है। और मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया शेयर फोर्स क्या होता है, लो जब एरिया के पैरेलल लगता है उसको शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स शेयर फोर्स, अगर शेयर फोर्स लगा है एरिया के पैरेलल तो शेयर स्ट्रेसेस भी लगेंगी। शेयर स्ट्रेसेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, शेयर स्ट्रेसेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होती है, हम जानते हैं इन बातों को। लेकिन इसको हम एवरेज शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज शेयर स्ट्रेस, पूरे एरिया पे एवरेज शेयर स्ट्रेस है ये। ठीक, हम अब क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेसेस ऑन बीम जा रहे हैं। जब बीम पर एक शेयर फोर्स लगा है तो उस शेयर फोर्स की वजह से उस बीम के क्रॉस सेक्शन पर शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। उन शेयर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, क्या वो शेयर स्ट्रेस हर एक बिंदु पर पूरे क्रॉस सेक्शन पर समान होती हैं या उनका कोई किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हम यहां सीखेंगे। ठीक है, देखिए सीधी सी इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम ऊपर से इसको देखेंगे समझेंगे। देखिए अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो शेयर स्ट्रेस होती है आपकी बीम पर शेयर फोर्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उनका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू पी। पी क्या है, लोड है, कौन सा, शेयर फोर्स जो अप्लाई किया गया है। ठीक है, पी इंटू वाई, पी इंटू वाई इंटू ए, एरिया क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, वाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, हम इस चीजों को पहले भी बता चुके हैं, इंटू आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बी, बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस का, इसको डायरेक्टली याद कर लो, कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑन अ बीम, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि लोड इंटू एरिया इंटू वाई अपॉन आई इंटू बी। बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, यहां पर लिख लो, पी क्या है, शेयर फोर्स, पी इज शेयर फोर्स, वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस किस पॉइंट की, जहां पे शेयर स्ट्रेस हमको निकालना है वहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बी इज विड्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। इस वाले पार्ट में हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पेपर में बहुत ऊपर से आता है और हमको अभी उसी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जिस किसी बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपके बीम का। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इस पर कोई लोड पी लगा हुआ है, इस पर हम शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इस पर निकालना चाहते हैं। अब मैं यहां पर केवल इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये हमारे बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये डी और ये इसकी विड्थ है बी, ये मेरा एक बीम बनाया मैंने। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया, उस क्रॉस सेक्शन पे लोड की वजह से कुछ शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, उन शेयर स्ट्रेसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, शेयर स्ट्रेसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको कहां मिलती है, न्यूट्रल एक्सिस पर मिलती है, और मिनिमम देखो अपर और बॉटम फाइबर पर, टॉप और बॉटम फाइबर पर शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, और सबसे ज्यादा कहां है, मिडिल में, मैक्सिमम मिडिल में मिलेगी, और फिर ऐसे नीचे की तरफ होगा। क्या है ये, शेयर स्ट्रेस है। टॉ मैक्स कहां पर है, मिडिल में, दिस इज टॉ मैक्सिमम। ठीक है, ये है टॉ मैक्सिमम। देखिए अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जो टॉ मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है कि टॉ मैक्स जो होता है इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, उस टॉ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, इस टॉ मैक्स की वैल्यू होती है 3/2 इंटू
P/A, 3/2 इंटू P/A। मैंने जो फॉर्मूला पहले लिख पाया उसी को सॉल्व करके हम ये निकालते हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, अभी एग्जाम के रिस्पेक्ट में हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एसएससी के वगैरह में जब मेंस जहां लिखने का होता है वहां यूजफुल होता है ड्राइव कैसे किया, लेकिन यहां हम जस्ट इसको समझेंगे कि टॉमैक्स, हमको कुछ याद करनी है चीजें कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होती है वो बीम के सेंटर वाले यानी कि यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पर डेवलप होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी 3/2 इंटू P/A होती है। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि टाउ एवरेज किसको बोलते हैं, P/A को टाउ एवरेज बोलते हैं। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि टाउ मैक्स जो डेवलप होगा इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इट विल बी 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या है, P/A, जो हम जनरली निकालते हैं लोड अपॉन एरिया, उसको टाउ एवरेज बोलते हैं। जो यहाँ टाउ मैक्सिमम डेवलप होगा वो उसका 3/2 टाइम्स होगा, यानी कि 1.5 हो सकता है। क्या होगा, इसको 1.5 भी लिख सकता हूं, है ना, 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। और डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम क्या है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये डायग्राम भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, सब कुछ याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, बीम का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, उस केस में क्या होगा, यहां वही उसी प्रकार से मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये उसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया बीम का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस विल बी सेम, जैसा रेक्टेंगल के केस में था बिल्कुल ऐसा ही यहां होगा। मैक्सिमम कहां मिलेगा आपको, सर्कल के सेंटर पे ही आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा। ये आपका टॉ मैक्स हो गया, आपका सर्कल के सेंटर पे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये हो ही रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। यहां पर जो आपका टाउ मैक्स की वैल्यू होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये इस डायग्राम को समझ रहे हैं ना, मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मैं इसको यहाँ छोटा सा भी बना सकता हूं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर स्ट्रेस का, मैक्सिमम कहां है, यहां पर है, इस एरिया पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। और यहां पर कितनी है शेयर स्ट्रेस, 0। यहां पे कितनी है शेयर स्ट्रेस, 0, ठीक है। 0 से मैक्सिमम तक बढ़ रही है सेंटर पे, फिर ऊपर से भी ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कर्व ऐसा बना, ठीक है, ये कर्व बना, ठीक, इतना याद रखना है। और टाउ मैक्स क्या आ रहा है, अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है आपकी, जो टाउ मैक्स है वो कैसे, ये कर्व कैसा पैराबोलिक है, पहले वाले में भी पैराबोलिक था, ये कर्व पैराबोलिक है, जबकि हमने बेंडिंग स्ट्रेस के केस में देखा था लीनियरली वेरी कर रही थी। और कहां मैक्सिमम थी, आउटर और टॉप और बॉटम में मैक्सिमम थी, और जीरो कहां पर थी, सेंटर पे। लेकिन शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां है, सेंटर पर, जीरो कहां है, टॉप और बॉटम में। तो दोनों में रिवर्स चलता है, उल्टा होता है एक दूसरे का, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में। मैं दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया हूं। यहां पर टाउ मैक्स की वैल्यू होती है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। फिर से टाउ एवरेज क्या है आप जानते हो, P/A को टाउ एवरेज बोलते हैं। तो ये होती है, इसको कभी कभी 1.33 ऐसे करके भी लिख देते हैं ना, टाउ एवरेज भी लिख देते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक। आपको अगर एक दे दिया, दूसरा पूछेगा तो आप निकाल लोगे। आपको बोल दिया कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उस पर एक लोड लगा हुआ है, शेयर फोर्स की वैल्यू ये है, उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया ये है, तो बताओ उसमें कितनी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो पैनिक नहीं करना, आपको निकालना है सीधा टाउ एवरेज लोड अपॉन एरिया, दोनों आपको गिवन है। आपने जैसे टाउ एवरेज निकाला उसकी मल्टीप्लाई कर दो 4/3 से, आपका टाउ मैक्सिमम निकल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा सा, और इस तरीके से या तो ये डायग्राम पूछ लिया जाएगा, वेरिएशन पूछेगा डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ये फॉर्मूला पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन जनरली इससे बनाता है। मैंने आपको तीनों बता दिए क्या क्या बन सकते हैं। तीसरा आपका है ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, कोई बीम है उसका क्रॉस सेक्शन ट्राइंगुलर है इस तरीके का। बहुत सी चीजें याद रखनी है इस वाले केस में। इतना याद रखना कि ट्राइंगुलर की अगर ये है हाइट h और ये है उसकी विड्थ b, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यहां पर होता है, ये होता है इसका न्यूट्रल एक्सिस। ये हाइट होती है आपकी नीचे से h/3 पर। तो यहां पर शेयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में होता है वो कैसा होता है, इसके केस में शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है।
कुछ ऐसा हुआ, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम यहां पर है, टाउ मैक्स कितनी हाइट पर, h/2 पर, कहां पर, h/2 पर, और जहां से आपका न्यूट्रल एक्सिस गुजर रहा है, ये पॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस वाला, तो यहां पर शेयर स्ट्रेस कितना है, टाउ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे टाउ न्यूट्रल एक्सिस है, टाउ मैक्सिमम वहां पर है, कितनी हाइट पर है, h/2 हाइट पर है, न्यूट्रल एक्सिस नीचे से कितनी हाइट पर पड़ती है, h/3 हाइट पर पड़ती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखो, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्चुअल पार्ट है इसका। मैक्सिमम कहां है हमारा, मैक्सिमम हमें यहां मिल रहा है h/2 पर, ट्राइंगल के केस में। ठीक है, तो यहां पर जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है वो कितना होता है, टाउ मैक्स आपका 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है ना। टाउ मैक्स आपका 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होगा, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होगा टाउ मैक्स, और आपका जो टाउ इन द रेस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रल एक्स। देखिए अब तक क्या हो रहा था, रेक्टेंगुलर के केस में और सर्कुलर के केस में न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेम पॉइंट पर थी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो एक्सिस है वो बदल गया है ना, तो वो दोनों बदल गए हैं। तो इस केस में थोड़ा सा चेंजेस होंगे कि टू न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो 4/3 ऑफ टाउ एवरेज पर होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहीं पर अगर मैं एक रिलेशन और निकाल सकता हूं कि टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज, टाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना है, इन दोनों को डिवाइड करके एक रेशो भी निकाल सकता हूं, तो आप बता सकते हो रेशो कितना आएगा, 9/8 आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन ट्राइंगल से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, मैक्सिमम किस पर मिलता है, वहां पर h/2 पर होता है, न्यूट्रल एक्सिस कहां होती है, h/3 पर बॉटम से, ठीक है, बेस से h/3 पर होती है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होता है। टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है। टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का, टाउ न्यूट्रल एक्सिस का रेशियो कितना होता है, 9/8 होता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह। अब कभी कभी इसको डेसिमल में भी पूछ लेगा, तो उसमें भी घबराना नहीं है, इसका डेसिमल करोगे तो 1.125 आता है, तो ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी दे सकता है आपको घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, कुछ भी पूछ सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक अब हमारे पास कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन और आते हैं, छोटे मोटे डायग्राम और आते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक आपका फोर्थ, एक और लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन डायमंड क्रॉस सेक्शन हो जाए, कैसा, डायमंड, डायमंड क्रॉस सेक्शन है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है वो कैसा होगा, एक बी बनता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इस तरीके से होता है, बी बनता है, और टाउ मैक्सिमम आपको कहां मिलता है, यहां मिलता है, और यहां पर ये आपका टाउ मैक्स है, और ये भी आपका ये भी आपका टाउ मैक्स है। ठीक है, इनके केस में जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है वो 9/8 ऑफ टाउ एवरेज होती है। तो आपको ये तो चीजें याद रखनी है, इनके बारे में नो इफ नो बट का सवाल है। डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ये होता है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इतनी होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की हाइट कितने पर मिलती है, तो ये मिलती है आपको ऊपर से 3h/8 पर, और ये नीचे से 3h/8 पर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने ला इसमें से। ठीक, और इतना याद रखना, टाउ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है टाउ एवरेज के ही बराबर होती है इस केस में। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि टाउ मैक्सिमम इक्वल्स टू 9/8 ऑफ टाउ न्यूट्रल एक्सिस भी है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस और एवरेज दोनों बराबर है। तो कुछ रट्टाफिकेशन है चीजें, इन चीजों को आपको याद कर लेना, ये पेपर में उसी हिसाब से पूछी जाती है और इसी हिसाब से करनी भी है। कुछ अनदर सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शन है, जिनके बारे में आपको केवल उनके डायग्राम याद रखने हैं। वो क्या है, आपका टी सेक्शन अगर आपका क्रॉस सेक्शन है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस कैसा होगा, टी सेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस कैसा होगा। तो क्या होने वाला है, एक छोटा सा, जितना ज्यादा विड्थ होगी उतना शेयर स्ट्रेस कम होगा, विड्थ एकदम से कम हो गई तो शेयर स्ट्रेस एकदम से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे जीरो। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस है आपका। ठीक है,
टी सेक्शन के केस में। दूसरा आपके पास है आई सेक्शन। अगर आ जाए आई सेक्शन के केस में पूछेगा तब क्या होगा, फिर से वही मैंने बता दिया आपको, जहां पर विड्थ ज्यादा है वहां पर शेयर स्ट्रेस कम, विड्थ ज्यादा शेयर स्ट्रेस कम, विड्थ ज्यादा शेयर स्ट्रेस कम। एकदम से विड्थ कम हो गई तो इसका मतलब शेयर स्ट्रेस एकदम से बढ़ गई, एकदम से शेयर स्ट्रेस बढ़ गई फिर धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, यह आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा। ठीक, यहां आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा आई के केस में। ठीक, तीसरा आपका सेक्शन बनेगा, फिर आपके पास बनेगा एक एल शेप का ले लो। एल शेप का सेक्शन है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस कैसा होगा वो आप देख सकते हो। देखो क्या होने वाला है, जहां विड्थ ज्यादा है वहां पर शेयर स्ट्रेस कम होगा, जहां विड्थ ज्यादा है वहां शेयर स्ट्रेस कम होगा। जैसे ही विड्थ कम हो तो शेयर स्ट्रेस एकदम से बढ़ेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, एल शेप के केस में ये वाला होगा। बचा आपका एच, एक आपके पास एच सेक्शन होता है, इसका भी काफी पूछ लिया जाता है। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा बताओ। ये होगा विड्थ एकदम से बढ़ गई तो एकदम से घटेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। ये हो गया आपका एच सेक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। इसको याद रख लेना और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये आपका एच सेक्शन के केस में हो गया। तो हमारे सारे के सारे केस आपके पढ़ लिए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस, और यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक और सेक्शन के लिए भी होता है, इस सेक्शन के लिए। अगर आपका सेक्शन दिया हुआ है आपको इस तरीके का, प्लस अगर सेक्शन है तो उसका भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही, एच का भी ऐसा ही, दोनों का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो ये कुछ डायग्राम्स है जो आपको याद कर लेना है, यही पेपर में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, हर बार एक ही चीज पूछी जाती है, तो इसको याद कर लो। तो हमारा जो टॉपिक था शेयर स्ट्रेसेस इन बीम, इसमें से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। जैसे अगर मैं आपसे एक आधा क्वेश्चन पूछ भी लूं तो फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, for rectangular cross section tom x will be option number A 3/2 of tau average, option number B 4/3 of tau average, option number C tau average, option number D 9/8 of tau average। तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन याद है, इसका आंसर क्या होगा 3/2 ऑफ tau average। वहीं पर मैं सर्कुलर के लिए पूछ लूंगा तो 4/3, वहीं पर मैं रेक्टेंगुलर के लिए पूछ लूंगा तो 3/2। याद रखना इन चीजों को, केवल इसमें फंडे हैं, डिवाइड, ये रेशो याद रखना, बाकी कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, हलवा चैप्टर है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, इस लेक्चर को देखिए, कोई भी डाउट होता है तो पूछेगा। ठीक है।